First of all the best for me new semester and new subject too. जो सब्जेक्ट है आपका डेटा एनालिटिक्स, ये आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस में आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड होते हैं या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। जब सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होता है तो आप लोगों का बोलना होता है कि सर ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, फ्यूचर में कहाँ पर काम आएगा। हमारा कुछ जो करिकुलम है कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए, वहाँ पर जो काम हो रहा है उससे ओरिएंटेड होना चाहिए। वहाँ पर आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स। और अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो मार्केट का ट्रेंड है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। ये लोग आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अब जब हम सेल फ़ोन लेते हैं तो सेल फ़ोन को चेंज करने की नीड बेसिकली हमको इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा सेल फ़ोन या तो हैंग करने लगता है और या फिर उसका स्टोरेज ख़त्म हो जाता है या उसकी बैटरी लो होने लगती है। तो जो मेजर इशू है वो ये कि आज जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जो मोबाइल एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डेटा ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद हम पर डे पर सेकेंड डेटा ग्रो करते हैं। सेल फोन में जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो उसके बैकअप उसका तैयार होना शुरू हो जाता है। आप फोटो सेंड करते हो, आप फोटो कैप्चर करते हो, आप वीडियो सेंड करते हो। आपको पता है व्हाट्सएप में सेंट आइटम भी सेव होते हैं, आपके जो इनकमिंग मैसेजेस होते हैं वो भी सेव होते हैं। बोथ एक्टिविटी सेव होती है। साथ में आपका लॉग सेव होता है। गूगल, फेसबुक ये सारा आपका लॉग सेव करते हैं कि आप दिन भर में क्या एक्टिविटी सेल फोन पर कर रहे हो, कहाँ पर आपने क्लिक किया, आपने कब गूगल पे यूज़ किया, कब फ़ोन पे यूज़ किया, कब पेटीएम यूज़ किया, कब आपने फेसबुक यूज़ किया, फेसबुक के किस पेज पर आपने क्लिक किया, कौन से लिंक पर आपने क्लिक किया, ये सारा डेटा भी आपका स्टोर होता है। ये सारा डेटा सर्वर पर स्टोर होता है, साथ में आपके सेल फोन में भी स्टोर होता है। तो जब हम चलते फिरते डेटा जनरेट कर रहे हैं, चलते फिरते इट मीन्स गूगल मैप सुना है ना, आप लोग जानते हैं, बहुत से अवेयर हैं, कहीं हमको जगह नहीं मिलती कि हम नई जगह पर जाते हैं, गूगल मैप ऑन कर लेते हैं ट्रेसिंग करने के लिए। कभी आपने नोटिस किया है कि आप जब जिस जगह पर डेली जाते हो और आपका गूगल जो है आपका चालू है, आपका नेट एक्टिव है, गूगल मैप आपने एक्टिव कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, लोकेशन आपने जीपीएस लोकेशन एक्टिवेट कर रखी है, तो आपको अलर्ट दे देता है। यदि आप 10 बजे कहीं पर डेली पहुंचते हो और कहीं पर आप उसी जगह पर किसी दिन 10:30 बजे पहुंचे तो आपको गूगल अलर्ट दे देता है 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, कुछ टाइम के बाद कि आप आधे घंटे लेट हैं। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी ट्रेस हो रही है और एक्टिविटी ट्रेस हो पा रही है क्योंकि आपका जो डेटा है वो डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर हो रहा है। इट मीन्स हर सेकेंड में, हर मिली सेकेंड में हम डेटा को जनरेट कर रहे हैं। जब डेटा जनरेट होगा तो डेटा स्टोर भी होगा और जब डेटा स्टोर होगा तो उसके लिए जब डेटा कंटिन्यूसली जनरेट हो तो ह्यूज अमाउंट हमको स्टोरेज के लिए चाहिए। हमारा सेल फोन भी एक टाइम के बाद फुल हो जाता है। जब हमारा 64 GB के सेल फोन भी आजकल फुल हो जाते हैं, सिंगल यूज़र हम होते हैं, हम सेल फोन यूज़ करने वाले, और 64 GB हम फुल कर देते हैं यूज़ करते करते 6 महीने के अंदर। तो आप सोचिए कि जब थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स जब सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल, हॉटमेल, ये डिफरेंट सोशल मीडिया, ट्विटर है, ये जब यूज़ करते हैं और आप गूगल है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यूट्यूब है, गूगल सर्चिंग है, सो मच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर, गूगल क्रोम है, ये सारे के सारा प्रोडक्ट डेटा जनरेट करते हैं। जैसे भी आपकी एक्सेसिंग होती है उस एक्सेसिंग के बेस पर डेटा जनरेशन होता है और ये डेटा किसी सर्वर में जाके स्टोर होता है। गूगल के सर्वर में होगा, फेसबुक के सर्वर में होगा, या इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो भी है उसका जहाँ पर भी सर्वर होगा वहाँ पर आपकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं सेव होती है। क्वेश्चन रेज ये होता है कि ये डेटा वो स्टोर कर क्यों रहे हैं? क्वेश्चन है कि नहीं है? आप अपने मोबाइल में डेटा को सेव कर कर रखते हो क्योंकि उस डेटा को का आपको यूज़ करना है। जो फोटोग्राफ्स आपको यूज़ नहीं करने वो फोटोग्राफ्स आप डिलीट कर देते हो और जो फोटोग्राफ्स आपके काम के हैं उन फोटोग्राफ्स को आप सेव में रख लेते हो। ऐसे ही करते हैं ना, हमारे पास कोई वीडियो काम का है तो हम उसे रखेंगे, डिलीट कर देंगे। अब गूगल के पास
हमारी ट्रेसिंग है सारी। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा गूगल कहीं ना कहीं स्टोर करके रख रहा है। क्यों? गूगल के काम का होगा ना, तब तो वो उसको स्टोर करके रख रहा है वहाँ पर। फेसबुक के लिए कुछ काम की जरूरत है, तभी तो उस पर लाखों करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहा है, उस डेटा को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वहाँ पर खर्च कर रहा है। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको डेटा एनालिटिक्स समझ आना शुरू हो गया। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं कि ये जो डेटा है हमारा, ये डेटा को गूगल क्यों रखता है, फेसबुक हमारे डेटा को क्यों रखता है, यदि आपको ये आंसर मिल गया तो आपको डेटा एनालिटिक्स भी समझ आने लगेगा। और यदि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो फिर डेटा एनालिटिक्स को समझना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आप 2 सेकंड आप कुछ टाइम लीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लीजिए और अपना दिमाग लगाइए कि इस डेटा से गूगल करता क्या है, फेसबुक इस डेटा का क्या करता है, और अपने आप को अनम्यूट करके आप में से कोई एक या दो लोग मुझे आंसर करिए, या जो भी लोग आंसर देना चाहते हैं मुझे आंसर दीजिए कि गूगल या फेसबुक इस डेटा करते क्या हैं। यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। देखिए, टू वे कम्युनिकेशन है। क्लास हम जूम पर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएँ, बात कर पाएँ। हरिप्रसाद सिंह ऑनलाइन है, मुस्कान झा, आकाश शर्मा, आरिज अख्तर। यस सर। मैं यहाँ से जिसका भी नाम बोलूँगा, जया राज, मैं जिसका भी मैं नाम बोलूँगा मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना, तभी मैं आपकी अटेंडेंस कमिट करूँगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? टू वे कम्युनिकेशन, अदरवाइज तो हम एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ बताओ। तो जैसे कि आजकल अपन गूगल में देख रहे हैं, गूगल कहता है कि आप अपने खुद का सेट कर दीजिए, तो उसके हिसाब से जैसे कि मैं क्रिकेट पसंद, मैं क्रिकेट लाइक कर दूंगा, तो मैं क्रिकेट की न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो वही डाटाबेस जो मैं गूगल में सर्च करता है तो ऑटोमेटिकली गूगल उसे मेरे फ्रंट पेज पे ला के रखता है। जैसे मैं ज़्यादा गूगल यूज़ करूँ तो गूगल का को ज़्यादा यूज़ करूँगा तो उसकी ज़्यादा मार्केटिंग होगी और उसको ज़्यादा पैसा कमाने का होगा, इसकी वजह से। ठीक है, जया मुझे ये बताओ कि ये चीज़ हो कैसे पाती है? सर वो डाटा स्टोर करता है और फिर हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीजें हमें दिखाता है। कैसे? मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे सर्च लिस्ट में कैसे दिखाता है? वो ऐसा कैसे कर पाता है? मैंने आपसे कहा कि आपकी गैलरी में बहुत सारे फोटोग्राफ सेव हैं, कॉलेज की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और वो एक्टिविटीज़ की आप फोटो कैप्चर करते रहते हो, और कैप्चर करने के बाद में अपनी गैलरी में वो फोटो आपके ऑटोमेटिक सेव हो ही जाते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 6 महीने बाद 7 महीने बाद मैंने कहा कि यार मुझे वो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ थी अपने कॉलेज की, वो एक्टिविटीज़ के फ़ोटो मुझे चाहिए, तो प्लीज़ है वो फ़ोटोज़ मुझे भेज देना। तो आप वो फ़ोटो कैसे भेजते हैं? सर किसी भी चीज से जिससे शेयर कर सके। कैसे भेजते हो इन द सेंस जैसे व्हाट्सएप। आप वो फ़ोटो कैसे फाइंड आउट करते हो कि हाँ मुझे यही फ़ोटो सर को भेजने हैं? सर वो सेव रहती है कहीं ना कहीं। आपके पास थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स होते हैं, डेली व्हाट्सएप पर बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं, उन पिक्चर्स में से आप वो पिक्चर कैसे निकाल लेते हो जो मुझे चाहिए? सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है। आप क्या करते हो? आप एनालाइज करते हो। आप एनालाइज करते हो कि सर ने क्वेश्चन क्या किया था, उनको किस तरह के फोटोग्राफ चाहिए। तो आप क्या करते हो? अपने माइंड में एनालिटिक्स लगाते हो, अपने माइंड में एनालिटिक्स लगाते हो, उस एनालिटिक्स के बेस पर आप रीजनिंग करके उसको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करते हो कि मुझे किस तरह का रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट बोलता है कि कॉलेज की पिक्चर चाहिए। तो आप वो कॉलेज के पिक्चर निकाल कर एक फोल्डर के अंदर आप इंस्टॉल कर लेते हो, और उस फोल्डर में से वो फोटो क्या करते हो आप, तो एक साथ मुझे सेंड कर देते हो।
So these are the pictures of college functions. समझ आया? तो जब तक आप उस Yes, चीज sir. को एनालाइज नहीं करोगे तो बल्क ऑफ गैलरी में से आप वो फोटो नहीं निकाल सकते। समझ आया? Yes, sir. तो हमारा जो Yes, माइंड sir. है वो माइंड एनालिसिस करता है। Yes, समझ sir. आया? माइंड एनालिसिस हाँ, करता sir. है। तो एनालिटिक्स हमको समझ आता है। और जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब है डेटा को एनालाइज करना। क्लियर? हमने आपसे कहा कि Yes, sir. गूगल हमारे डेटा को स्टोर करता है और वो डेटा गूगल के काम का है। किस काम का है? गूगल के इस तरह से काम का है कि आपकी सर्फिंग, आपकी नेट लिंक, आपकी सर्चिंग, आपकी सिस्टम पर एक्टिविटी या सेल फोन पर एक्टिविटी, वो सारे के बेस पर वो ये डिसाइड करता है कि यूज़र चाहता क्या है और तभी वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट दे पाता है। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्व करने के लिए एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉयज़ आपके पास आते हैं, आपको सर्व करते हैं। लेकिन एक रेस्टोरेंट में मैं बार बार जाता हूँ तो हमारा एक फिक्स बंदा हो जाता है, हमारी बड़ी पहचान दोस्ती हो जाती है वो सर्व करने वाले से। और जब भी हम जाते हैं उस रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, हम उसी को कॉल करते हैं, है ना? ऐसा क्यों करते Yes, हैं? sir. हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो बंदा आकर हमको सर्विंग तो करेगा लेकिन वो सर्व करेगा जो हमको चाहिए। वो हमारी आदतों को जानता है, वो पहले से हमको सर्व कर रहा है तो हमारी चीज़ों को, हमारी हैबिट्स को उसने अच्छे से एनालाइज कर लिया। एनालाइज करके उसको पता है कि हमको किस तरह का खाना पसंद है, किस तरह के मसाले हमारे। जो कुछ पुराना डाटा होगा वो उसको वो उसको एनालाइज कर फर्दर फ्यूचर के लिए यूज कर लेता होगा। बिल्कुल, हम उसको ये नहीं बोलते कि हम उसको एनालिटिक्स नहीं बोलते, बट बेसिकली हो तो एनालिटिक्स रही है ना? तो हम क्या पसंद करते हैं कि हमको जल्दी से खाना मिल जाएगा, हम जाएंगे रेस्टोरेंट, वेट नहीं करना पड़ेगा, नया वेटर आएगा, हमको समझाएगा, हम उसको समझाएंगे कि ये चाहिए यार, इसमें मिर्च कम डालना, ये कम करना, ऐसा खाना चाहिए, टाइम खराब होगा। हम क्या करेंगे, हाँ, उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसी बंदे को कॉल करेंगे क्योंकि वो हमको जानता है। समझ आया? हमारे बिहेवियर को जानता है। गूगल भी सेम यही करता है। गूगल आपको सर्विंग करता है लेकिन रिजल्ट सर्विंग करता है, डेटा आपको सर्व करता है। तो आपको गूगल से जल्दी से रिजल्ट चाहिए, आपने सर्च किया, आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी से आंसर चाहिए आपको उस चीज़ का, आप यही चाहते हो ना कि मुझे जल्दी से उसका आंसर मिल जाए। तो गूगल क्या करता है, आपके बिहेवियर को एनालाइज करता है और बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, आपका डेटा चाहिए। समझ आया? तो जब तक आपका डेटा वो कैप्चर नहीं करेगा वो उसका एनालिसिस नहीं कर पाएगा। और डेटा आपका जो है वो रैंडम जनरेट होता है, फिक्स टाइम पर जनरेट नहीं होता, उसको स्टोर करना पड़ता है, इसलिए वो उसको स्टोर कर लेता है अपने सिस्टम में और उसके बेस पर आपको क्विक रिस्पॉन्स करता है। गूगल क्विक रिस्पॉन्स करता है इसलिए आप गूगल को यूज़ करते हो। अदरवाइज आप बहुत सारे अदर जो आपके सर्च इंजन्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप गूगल इसलिए चाहते हो कि आपकी सर्चिंग को वो जानता है कि मैं किस तरह के रिजल्ट चाहता हूँ, मुझे उसी तरह के रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ओके, डेटा की बात हुई और हमारी बात हुई डेटा को एनालाइज करने की। लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो कंप्यूटर साइंस में हर चीज़ बड़ी प्रोसीजरल होती है। मैं आपको बोलूँ कि एक डेटा मैंने आपको दिया है, मुझे प्लीज़ एनालाइज करके, गरिमा एक काम करो, उसको एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद मुझे नॉलेज चाहिए इस डेटा से। मैंने बच्चों के मार्क्स दे दिए, मैंने कहा कि मुझे इसमें से टॉपर्स के नाम चाहिए, निकाल कर दो। यस सर। है ना? 5000 लोगों के मैंने आपको नाम दे दिए, उसमें से मुझे टॉपर्स चाहिए, है ना? मुझे चाहिए कि ऐसे बच्चे जो सिंसियर नहीं है। और 5000 रिकॉर्ड्स को आप बहुत इजीली एनालाइज नहीं कर सकते, एक्सेल सीट में भी एनालाइज नहीं कर सकते। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करोगे, आप एक प्रोग्राम बना दोगे, है ना? आप एक प्रोग्राम बना दोगे और उस प्रोग्राम के बेस पर वो प्रोग्राम उस प्रोग्राम को वो डेटा दे दोगे और वो प्रोग्राम हमारे अरेंज कर देगा सारे नीड के अकॉर्डिंग उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से एनालाइज करके रिजल्ट निकाल के मुझे बता देगा कि हाँ ये टॉपर। यस सर। समझ आया? यस सर। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो प्रोग्रामिंग के करते टाइम हमको सोचना होता है कि हम किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, है ना? 2 नंबर का सम करने के लिए हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि पहले हम इनपुट लेंगे, देन सम करेंगे, देन आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो वहाँ पर हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उस डेटा को एनालाइज करने के लिए। इट मीन्स वो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को यदि मैं थ्योरेटिकली जमा लूँ तो वो कहलाएगा
एल्गोरिथम, स्टेप्स उसकी मैं बता दूं तो कहलाएगा एल्गोरिथम। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई? हमने यस सर। डेटा को एनालाइज करने की बात की, हमने अभी डेटा एनालिटिक्स नहीं पढ़ा, हमने डेटा माइनिंग नाम का कोई टर्म नहीं पढ़ा। हमको ये समझ आया कि जनरल पर्पस जो लाइफ हमारा है, जो सिनेरियो है, वो सिनेरियो ये बोलता है कि जब भी डेटा को एनालाइज करना है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, या तो एक्सपर्टाइज चाहिए या एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए। एक्सपर्ट सिस्टम इट मीन्स एक प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को डेवलप करने जाएंगे तो हमको एक प्रोसीजर चाहिए, एक एल्गोरिथम चाहिए, और जिस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं डेटा माइनिंग एल्गोरिथम या डेटा एनालिटिक्स एल्गोरिथम। समझ आया? तो ये पूरा जो साइंस है, ये साइंस कहलाता है डेटा साइंस। और फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा को एनालाइज क्यों करना पड़ता है। दिक्कत ये है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, कभी आप अपने गूगल पर जाकर आप लिखिए myactivity.google, गूगल पर जाइए आप और लिखेंगे, जब आप लिखेंगे myactivity.google, आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे ये देखकर कि गूगल आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, चाहे वो एक्टिविटी आपने सेल फोन पे की हो, चाहे वो एक्टिविटी आपने लैपटॉप पर की हो, क्योंकि आपके क्रोम के ब्राउज़र पर जो ईमेल आपका लॉगिन होता है वही ईमेल आपका सेल फोन पर भी लॉगिन होता है। तो वो आपके ईमेल के करस्पॉन्डिंग वो सारा का सारा आपका ट्रेसिंग करता है हर चीज़ का। आपका सेल फोन में आप जो भी क्लिक करते हो, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो सारा का सारा डेटा वो रखता है। सेम फेसबुक भी आपका सारा ट्रैकिंग करता है, नॉट ओनली फेसबुक की एक्टिविटी, वो आपके सेल फोन की सारी एक्टिविटी का लॉग अपने पास रखता है। फेसबुक का भी बताऊंगा आपको, फेसबुक में एक लिंक बताऊंगा मैं आपको, भेजूंगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि आपने इतनी एक्टिविटी किया, आपको खुद नहीं पता होता मैं कहाँ कहाँ क्लिक किया है, आप खुद भूल जाते हो, लेकिन सारा का सारा डेटा फेसबुक और गूगल रखते हैं। जब डेटा बहुत सारा हो जाता है तो उसको एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। जब एनालाइज करना है तो फिर वेल डिफाइंड टेक्निक चाहिए वो काम करने के लिए, है ना। कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक चाहिए, हम माइंड नहीं लगा सकते हर बार डेटा को एनालाइज करने के लिए, हर बार दिमाग नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं। कॉलेज आने के लिए मैं आपसे बोलूँ कि आप कॉलेज आते हैं तो कैसे आते हैं कॉलेज, तो आप आंसर करेंगे सर बस से आता हूँ। तो मैं आपसे बोलूँ कि क्यों बस से क्यों आते हो, आप रोज़ कन्वेंस चेंज करके आया करो। तो आप बोलोगे सर प्रॉब्लम होती है, रोज़ यदि कन्वेंस चेंज करके आऊँगा दिक्कत होगी, कभी भी खुद के व्हीकल से, कभी ऑटो से, कभी टैक्सी से, कभी मैं बस से आऊँगा। इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, सर मैं बस से आता हूँ, दिक्कत नहीं होती, फिक्स टाइम रहता है। समझ आया? तो हम खुद हमारी लाइफ में काम करने को, लाइफ को ईजी बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर डेटा को एनालाइज करने के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वो जो स्टैंडर्ड हैं वो स्टैंडर्ड आपके क्या हैं, डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स। क्लियर? मंतोष कुमार, कोई डाउट? ये समझ आ रही है? मंतोष, मंतोष हेडफोन अपने कान में लगाओ। आप लोगों का अभी ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्टिंग है, थोड़ा अनकम्फर्ट लगेगा आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे आप इसके कंफर्ट हो जाएंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो डेटा माइनिंग डिस्कस करते हैं। मेरा बिल्कुल ही मोटिव नहीं है कि मेरे पास यदि 24 स्लाइड्स है तो मैं 24 स्लाइड्स आज में कवर करूँगा, है ना। मेरा मोटिव है केवल चीज़ों को समझना और आपको चीज़ों को पहुँचाना, है ना। डेटा को एनालाइज करना समझ आया, डेटा एनालिटिक्स की नीड क्यों है ये समझ आया आपको? एक सेकंड वेट प्लीज, क्लास चल रही है। है ना। अभी हम स्टैंडर्ड टर्म डिस्कस करते हैं कि यदि हम कंप्यूटर साइंस में डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे या डेटा साइंस की बात करेंगे या डेटा को एनालाइज करने की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, हमको किस चीज़ को पढ़ना चाहिए ये काम करने के लिए। मार्केट में अभी बहुत डिमांड डेटा एनालिटिक्स की, और रीज़न ये है कि जैसे कोविड अभी चल रहा है, कोविड का पूरा एक अच्छा खासा
डेटा जनरेट होता है पर डे, इतने लोग पॉजिटिव निकल कर आए, इतने लोग नेगेटिव थे, इन कॉलोनीज के लोग थे, इतने एरियाज कंटेनमेंट एरिया में चले गए। समझ रहे हैं ना कितना सारा डेटा रोज जनरेट होता है। और इस डेटा को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे हम ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि हम पॉजिटिव वे में ऊपर जा रहे हैं या हम नेगेटिव जा रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं या हम यहाँ पर गवर्नमेंट जो चीज़ें अप्लाई कर रही है लोगों के लिए, लॉकडाउन कर रही है, पॉलिसीज निकाल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब कर रहे हैं, तो उससे हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस चीज़ को समझने के लिए उस डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। यदि वो डेटा पर डे एनालाइज ना हो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये केसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। समझ आया? रिसेंट एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। आप पॉपुलेशन को ले लो, आप एजुकेशन को ले लो, आप लिटरेसी रेट को ले लो, आप अपने इकोनॉमिक रेट को ले लो, आप शेयर मार्केट को ले लो। इन चीज़ों का उतार चढ़ाव समझने के लिए उस डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। अब सोचिए कि यहाँ से एनालाइज टर्म हटा दिया जाए, यदि आप यहाँ से इन सारे टर्म से, इकोनॉमी से, आपका शेयर मार्केट से, आप अपनी पॉपुलेशन से या लिटरेसी रेट, इन सब चीज़ों से एनालिसिस टर्म हटा दीजिए। हम इन चीज़ों का एनालिसिस करें ही ना, बस पॉलिसीज़ को अप्लाई करते जाएं, लोगों पर पॉलिसीज़ को थोपते जाएं, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? केवल वेस्टेज ऑफ मनी, केवल पैसा बर्बाद होगा। तो वो चीज़ समझने के लिए कि हमने जो काम किया उसमें हम सक्सेस हुए कि नहीं हुए, उस डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल कोविड-19 है। यहाँ पर हमको ये समझ आ रहा है कि डेटा कितना सारा जनरेट हो रहा है, और ये डेटा SQL क्वेरी लगाकर हम इस डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। हम इस डेटा को एक्सेल सीट में रखकर एनालाइज नहीं कर सकते। हम इस डेटा को मैनुअली एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर इस डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट एप्लीकेशंस चाहिए। समझ आया? तो वो आप लोग हों जो फ्यूचर में जाके इस डेटा को एनालाइज करोगे, इन चीज़ों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे, और इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए आप अपने एप्लीकेशंस डेवलप करोगे, अपने सॉफ्टवेयर्स बनाओगे, अपने प्रोग्रामिंग करोगे। वो आप लोग हो आगे जाके। जो डेटा एनालाइज हो रहा है वो आपके जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डेटा एनालाइज करने के लिए वहाँ पर एप्लीकेशंस डेवलप की हैं। समझ आया? वहाँ पर कोई साइंटिस्ट लोग इस डेटा को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो केवल इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वैक्सीन सर्च करनी है, मेडिसिन क्या हो सकती है, इस पर साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, बट डेटा एनालाइज तो आप ही लोग कर सकते हैं। ये चीज़ आप ही लोगों को आती है। समझ आए? सो डेटा एनालिटिक्स इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव। मतलब आपका फ्यूचर है डेटा एनालिटिक्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यदि आपको जाना है तो आगे आपसे यही कहा जाएगा कि जो आपको एप्लीकेशन बनानी है, जिस एप्लीकेशन पे आप काम करने वाले हो, वो एप्लीकेशन बेसिकली डेटा एनालिटिक्स बेस्ड एप्लीकेशन है। क्लियर? अब मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है डेटा माइनिंग, और फिर लिखा हुआ है डेटा एनालिटिक्स, फिर दोनों के अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं। हर चीज़ का एक डेफिनेशन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि उस डेफिनेशन को पढ़ने समझने के पहले हम खुद से ये समझें कि यदि मैं इस चीज़ का एक डेफिनेशन देना चाहूँगा तो वो डेफिनेशन क्या होगा। डेटा माइनिंग टर्म आया, डेटा एनालिटिक्स को साइड में रखते हैं, टर्म है डेटा माइनिंग। तो मेरे को डेटा बहुत से समझ आता है, क्योंकि मैं अपने 3 सेमेस्टर निकाल कर आया हूँ, 4 सेमेस्टर क्लियर करके आया हूँ, तो अभी मुझे डेटा चीज़ समझ आने लगी है। SQL हम लोग पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, हम कुछ फाइल्स बनाते हैं, हमारे कंप्यूटर में डेटा होता है, मोबाइल में डेटा होता है। तो डेटा क्या है? डेटा इट मीन्स हमारा डेली जनरेट होने वाला कुछ रो सॉफ्ट मटेरियल, वो डेटा है। सेकेंड टर्म क्या है? माइनिंग। माइनिंग टर्म को कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई मुझे बहुत जल्दी से बताएगा कि माइनिंग क्या होता है? आयुष कर्पू से, आरिज अख्तर, डेटा सबको ढूंढ के इकट्ठा करना। माइनिंग क्या होती है? सिंपली, अब मैं सिंपल टर्म में पूछ रहा हूँ, माइनिंग क्या होती है? चलो हिंट करता हूँ। सर, जो मेटल्स वगैरह होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिट्टी से और फिर उनको अलग किया जाता है। एग्जैक्टली, यही आंसर है। माइनिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन करना, कहीं से कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना। हमने सुना है ना, माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, और उन खदानों से क्या निकलता है? एक होता है कोल माइनिंग, एक होता है स्टोन माइनिंग, एक होता है गोल्ड माइनिंग, रॉक माइनिंग,
आपका डायमंड का माइनिंग होता है, स्टोन माइनिंग आपका होता है। तो जब आप माइनिंग की बात करते हो तो माइनिंग से सेंस हमको समझ आता है कहीं पर कुछ खोदना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ से गहराई से कुछ निकल कर आएगा, कुछ एक्सट्रैक्ट निकल कर आएगा, वो हमारा काम की चीज़ होगी। आप कोल माइनिंग को ले लो तो कोल ऊपर तो नहीं मिलता, धरती के ऊपर बहुत डेप्थ में खदान होती है, माइन होती है, और माइन में अंदर जाकर वहाँ पर कोल मिलता है और उस कोल को निकाल कर फिर बाहर लाया जाता है, तो ये कोल माइनिंग हुई। आप गोल्ड माइनिंग की बात कर लो तो वहाँ पर भी बहुत सारी मिट्टी को अलग अलग उससे फिल्टर से छाना जाता है और फिर बहुत थोड़ा सा गोल्ड निकल के आता है, मतलब एक्सट्रैक्शन किया ना। यहाँ पर डायमंड की बात कर लो, जो कोल माइंस होती हैं वहाँ पर कहीं पर एक गोल्ड एक डायमंड कहीं पर मिलता है, तो मतलब बहुत सारा जब कोल निकल जाएगा तब कहीं जाके एक कहीं पर हीरा मिलेगा, समझ आया? तो मेहनत करनी पड़ती है। और जब एक्सट्रैक्शन होके चीज़ आती है तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है एक्सट्रैक्शन का, मेहनत करके डिफरेंट फिल्टर्स से चीज़ को निकालने का, फाइनली आपका एक्सट्रैक्ट जब हाथ में आ जाता है, ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है माइनिंग। कोल माइनिंग, स्टोन माइनिंग, डायमंड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग समझ आता है हमको। डेटा माइनिंग का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पर माइंस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास खदानें नहीं है, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। ह्यूज इट मीन्स बहुत सारा डेटा, और उस डेटा में से हमको एक्सट्रैक्ट निकालना है। एक्सट्रैक्ट निकालना है इट मीन्स काम की जानकारी निकालनी है ना। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैंने आपको बोला है कि 22 मार्च से लेके और 4 अगस्त तक का जो कोविड-19 का डेटा है वो सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, हर दिन का डेटा डंप होता है, और वो डेटा के बेस पर आपको क्या करना है, मुझे ये बताना है कि हमारा किन मंथ्स में हम रेस किए इस चीज़ में और किन मंथ में हमने डाउन किया, किन एरियाज में हम ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, किन स्टेट्स में, और किन स्टेट्स में हम कम इन्फेक्टेड हैं। तो ये चीज़ आपको केवल 2 रिजल्ट निकालने हैं। ये सारा का सारा डेटा निकालने ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे डेटा को माइन करना पड़ेगा, उसमें एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, है ना। तो वो वन स्टेप प्रोसीजर तो होगा नहीं कि हमने एसक्यूएल का क्वेरी अप्लाई कर दिया और क्वेरी ने हमको रिजल्ट दे दिया, समझ आया? अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो जो आपका डेटा हम जिसको बोलते हैं, क्या वो डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है? एब्सोल्युटली नो। आपके मोबाइल का डेटा, मैंने बोला आपके मोबाइल में बहुत सारा डेटा है, तो क्या वो रो और कॉलम के फॉर्म में है? क्या नहीं है। आपके बहुत सारे फोटो हैं, वीडियो हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं, वर्ड फाइल हैं, एक्सेल फाइल हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो वीडियोस हैं, ये क्या है? ये सब मिलके डेटा बनता है। मतलब डेटा हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्म में नहीं है, समझ आया? जब रो कॉलम के फॉर्म में नहीं है तो एसक्यूएल कर तो फायर कर नहीं पाएंगे, हमें कुछ अलग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल मैं आपको नाम बता दूंगा कि हमें कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि डेटा आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल मिक्सर है, बहुत सारा मिक्स डेटा है, उसमें से हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है, समझ आया? जो कोविड का डेटा आपको मिलेगा वो डेटा भी रो और कॉलम के फॉर्म में हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो उससे आपको क्या करना है, माइन करके बताना है कि किन स्टेट्स में हम ज़्यादा अभी इन्फेक्टेड हैं, कहाँ पर हमने कवर कर लिया चीज़ को, और मंथ वाइज हमको ये चीज़ निकाल के देनी है कि हम कहाँ पर किन मंथ में ज़्यादा थे, किन मंथ में हमने इन्फेक्शन से हमने कवर कर लिया है, रिकवरी कर लिया है। तो वहाँ पर आप अपने कुछ मैकेनिज्म बनाओगे, अलग तरीके से कुछ उस डेटा को एनालाइज करने के प्रोसीजर्स बनाओगे, प्रोग्रामिंग लिखोगे। तो ये तो रैंडम डिस्कशन हुआ, लेकिन जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो कुछ प्रोसीजरल होता है ना कि आप बताओ ना कि कैसे करना है, आप स्टेप्स बताओ ना, तब तो हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे। घर बनाने की बात करेंगे तो पता है ना, स्टेप है ना कि पहले बेस होता है, तैयार होता है, फिर उसके बाद आपके क्या होते हैं, पिलर्स खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद दीवारें और छत होता है, स्टेप होता है ना, इंजीनियरिंग है ना ये। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ना, जब इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मतलब कुछ स्टेप्स होने चाहिए।
तो नो नीड टू वरी, यहाँ पर जो डेटा माइनिंग है वो डेटा माइनिंग बाकायदा स्टेप देता है कि यदि आपको डेटा को माइन करना है तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और डेटा माइनिंग में टेक्निक्स किस तरह की अवेलेबल होती हैं, तो जो टेक्निक्स अवेलेबल होंगी वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपको याद होंगी नहीं होंगी डजेंट मैटर, हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग और रिग्रेशन, ये 4 मेजर पार्ट हैं डेटा माइनिंग के। जिस तरह का रिजल्ट हमको चाहिए होता है उस तरह का रिजल्ट हमको निकालने के लिए हम इन 4 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी डिसाइड करते हैं, या तो क्लासिफिकेशन, या क्लस्टरिंग, या रिग्रेशन, या एसोसिएशन रूल माइनिंग। ये 4 वैरायटी हैं। ये 4 वैरायटी आपको याद करनी है अच्छे से, है ना। आप लोग एक पेन और पैड रख कर बैठा करिए जब भी आप क्लास में आएंगे, और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग पेन और पैड रख कर बैठे होंगे, और नहीं रखते तो कल से रख कर बैठिए, है ना। जो लोगों के पास पेन पैड है वो नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग एंड रिग्रेशन। तो ये वो 4 टेक्निक हैं जिनके अंडर में हमको काम करना है। डेटा माइनिंग की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन 4 में से कोई ना कोई एक टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है। जैसा कि इनके नाम हैं, बिल्कुल वो नाम के बेस पर ही इनका काम भी है। जैसे कि मैंने बोला क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, सेपरेशन करना, ठीक। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप में डिवाइड कर देना। मैं एक क्लास को क्लस्टराइज कर दिया, मतलब मैंने क्लास में कुछ ग्रुप बना दिया, वो होता है क्लस्टरिंग। अब मैं बोलूँ आपका एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो जो एसोसिएशन रूल माइनिंग है, ये एसोसिएशन रूल माइनिंग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोविड-19 और लॉकडाउन के पहले आप लोग शॉपिंग मॉल जाते होंगे, और अभी भी शॉपिंग करने के लिए डी मार्ट तो आप लोग जाते ही होंगे। ये सारे मॉल्स की, डी मार्ट की, विशाल मेगा मार्ट की, इनकी खासियत होती है कि सामान जो है वो अरेंज होता है रैक्स में। और कभी आप अभी जाओ ध्यान से तो आप लोग इस चीज़ को देखना कि वहाँ पर जो सामान आपका अरेंज होता है वो सामान रैंडम अरेंज नहीं होता। वो सामान को अरेंज करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है? वो मैकेनिज्म होता है चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करो कि जो कस्टमर है वो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करे। कभी आप ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा कि जहाँ पर बिस्किट रखे हुए हैं वहीं पर ब्रेड रखे हुए हैं, जहाँ पर बिस्किट रखे हुए हैं वहीं पर ब्रेड रखे हुए हैं, जहाँ पर चाय पत्ती रखी हुई है वहीं पर शक्कर भी रखी हुई है। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो आपके फ्रीक्वेंट बिहेवियर को एनालाइज कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंट बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद उस एनालिसिस के बेस पर आपके डेटा को वो अरेंज कर देते हैं। सॉरी, डेटा को अरेंज नहीं करते, सामान को अरेंज कर देते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो मॉल में आके, और वहाँ पर उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो पाए। समझ आया? तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो सामान को अरेंज करने के लिए, वो कंप्यूटर साइंस की जिस टेक्निक का वो यूज़ करते हैं वो टेक्निक है डेटा माइनिंग की एसोसिएशन रूल माइनिंग टेक्निक। क्लियर? डेटा माइनिंग की एसोसिएशन रूल माइनिंग टेक्निक का वो यूज़ करते हैं, और वो एसोसिएशन रूल माइनिंग टेक्निक का यूज़ करके आप जो शॉपिंग करते हो, जो कस्टमर शॉपिंग करते हैं, उस डेटा के बेस पर वो ये ट्रेस कर लेते हैं कि किस सामान को किस तरह से रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सामान को लेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आप एक दुकान पर जाते हो और वहाँ से जब आप सामान खरीद के लेके आते हो तो आपका जो घर का सामान होता है वो 200-300 रुपये का, कभी नोटिस करिए कभी आप सामान लेने जाए तो 400, 500, 600, 1000 रुपये का सामान जाता है। जबकि हम जब शॉपिंग मॉल जाते हैं तो हमारा बिल 2000, 2500 से कम नहीं बनता। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर चीज़ें इस तरह से अरेंज होती हैं कि हम एक सामान ले रहे हैं तो हमारा मन करता है यार ये भी ले लो, बाजू में दिख जाता है। इसका एग्जांपल है जब आप CPU लेने जाते हो तो आपका मन करता है मॉनिटर भी ले लो, मॉनिटर लेंगे तो कीबोर्ड और माउस भी हम ले ही लें। जब हमने इतना सब कुछ ले लिया तो हमारा मन करता है स्पीकर भी साथ में ले ही लेते हैं। कितना खर्चा होगा? 1200-1500 खर्चा और होगा। जब 32,000 खर्च करें तो 1500 और खर्च कर देते हैं। समझ आया? जब
1000, 100 या मिलियंस ऑफ बिलियंस लोग ऐसा सोचते हैं, तो वो जो कमाई है, वो जो अर्निंग है, वो 1500 रुपये की अर्निंग नहीं रह जाती। वो अर्निंग समझ रहे हैं ना कितनी हो सकती है ना, लाखों में हो जाती है वो अर्निंग। तो ये काम हो पाता है क्योंकि आपका डेटा माइनिंग अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन कहाँ यूज होता है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, क्लस्टरिंग कहाँ यूज होता है जब आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। बट एसोसिएशन माइनिंग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया क्योंकि मेरे से वो रहा नहीं गया कि एसोसिएशन माइनिंग बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कभी जब आप डेटा एनालिटिक्स में मास्टरी कर लोगे तो तब आपको समझ आएगा कि आपको हो सकता है कि कहीं पर आपको एक जॉब मिले जहाँ पर आपको डेटा को एनालाइज करना है, इस टाइप के डेटा को ही एनालाइज करना है, सिंपल आपके प्रोग्राम्स बनाकर, सिंपल एप्लीकेशंस बनाकर। और इन तीनों से एक चीज़ होती है, इन तीनों से एक अलग चीज़ होती है रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली अभी यहाँ यूज नहीं होता, वो एडवांस लेवल पर यूज होता है। और रिग्रेशन बताता है दो चीज़ आपस में कितनी ज़्यादा कोरिलेटेड है ना। अब ये चीज़ समझ आएगी जब हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली डेटा एनालिटिक्स पूरा का पूरा ओरिएंटेड है डेटा माइनिंग के ऊपर। आपके सिलेबस में आपको डेटा माइनिंग टर्म भले कहीं नहीं मिले, बट इसका इनिशिएशन तो डेटा माइनिंग से ही होता है। ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपकी जब कोई टेक्स्ट बुक होती है तो इंग्लिश में लिखी होती है, लेकिन उसके स्टार्टिंग में ABCD नहीं लिखी होती, क्योंकि ये माना जाता है कि ABCD तो आपको पहले से आती है, ग्रामर आपको पहले से आती है, तो आप इंग्लिश में लिखी हुई बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। जो डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट आया तो उसमें ये माना जाता है कि आपको डेटा माइनिंग समझ आती है, क्योंकि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले कुछ पढ़ कर आए हो, आपने उसके बारे में फंडामेंटल्स पढ़ रखा है या सुन रखा है। सो ये हमारा फंडामेंटल है डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग के बाद आता है डेटा एनालिटिक्स। समझ आया? एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊं कि मैंने अभी कुछ स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मुझे कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए आपसे कॉलेज के फंक्शन के, और आपके सेल फोन में से आपने क्या किया, उसको चीज़ को एनालाइज किया, अपने दिमाग में माइनिंग लगाई, और माइनिंग लगाकर जो कॉलेज के फोटोग्राफ्स थे वो निकाल के मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, क्लास के जितने बच्चे हैं 64 की स्ट्रेंथ या 60 की स्ट्रेंथ है क्लास की, और मैंने सारे बच्चों के फोटोग्राफ लेकर एक लैपटॉप में डंप कर दिया, सारे के सारे आपके सारे गैलरी के फोटोग्राफ लेके। और फिर मैंने मंतोष से कहा और हरि प्रसाद से कहा कि मंतोष और हरि प्रसाद जाओ यार, वो सेल फोन में एक लैपटॉप में सारे फोटोग्राफ्स हैं, करीब 10-12 हज़ार के आसपास फोटो हैं, उसमें से मुझे कॉलेज के फोटोग्राफ चाहिए, वो लेकर। समझ आया? तो आप वहाँ पर उन फोटोग्राफ में से कॉलेज के फोटोग्राफ जब निकालने बैठोगे तो पता चलेगा आपको 4 घंटे 5 घंटे भी आराम से लग सकते हैं फोटो सर्च करने के। तो क्या करोगे आप, पहले क्लासिफिकेशन अप्लाई करोगे, मतलब डेटा माइनिंग अप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, आप पता करोगे किसने कॉलेज की फोटोग्राफ ली थी, उस दिन में कौन कौन अवेलेबल थे और उस दिन फोटो कैप्चर किसने किए थे। फिर आप उस डेटा में से उस बंदे का डेटा अलग करोगे, उस बंदे के मोबाइल के फोटोग्राफ अलग करोगे जिसने उस दिन के फोटोग्राफ्स कैप्चर किए। मतलब क्लासिफिकेशन हो गया ना, डेटा माइनिंग लग गई, आपके पास रिक्वायर्ड डेटा आ गया। अब आप उस डेटा में डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करोगे और वहाँ पर आप ये फाइंड आउट करोगे कि कॉलेज के फोटोग्राफ्स कौन से हैं, और उसमें से फोटोग्राफ निकालोगे। और वो एनालिटिक्स कैसा होगा, आप कैसे समझोगे वो कॉलेज के फोटोग्राफ्स हैं। आप उन फोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड देखोगे, उन फोटोग्राफ्स में जो लोग अवेलेबल हैं उनको देखोगे, और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करके आप कॉलेज के फ़ोटो को अलग कर लोगे। और जो कॉलेज के फ़ोटो आपने अलग किए वो आपका एक्स्ट्रैक्ट मटेरियल है, वो आपका नॉलेज है, वो नॉलेज आप मुझे प्रोवाइड कर दोगे। तो आप जब इस चीज़ को फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल प्रोसीजर इज नॉट टू सिंपल। वो सिंपल चीज़ थी फोटोग्राफ निकालना, बट ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जब हमारे पास 12,000 या 13,000 फोटोग्राफ्स हैं। समझ आया? तो पहले हमने अप्लाई करनी पड़ेगी डेटा माइनिंग। क्लासिफिकेशन लगाया ना, मैंने बोला क्लासिफिकेशन डेटा माइनिंग के 4 टाइप हैं, 4 वैरायटी हैं, 4 कैटेगरी हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एंड एसोसिएशनल माइनिंग। तो हमको जब हमने डेटा को देखा और हम किस तरह का नॉलेज चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमने जब एनालाइज की तो हमको पता चला कि हमको रिग्रेशन हमारे काम का नहीं है, यहाँ पर एसोसिएशन हमारे काम का नहीं है, क्लस्टरिंग हमारे काम की नहीं है, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो हमने क्या किया, उस डेटा को क्लासीफाई कर दिया। समझ आया? डेटा को क्लासीफाई कर दिया स्टूडेंट वाइज, और वहाँ से हमने वो टाइप का वो डेटा निकाल लिया जो कि
उस दिन जो जिस बंदे ने डेटा कैप्चर किया था उसका डेटा हमने क्लासिफाई करके अलग कर लिया, और क्लासिफाई करने के बाद जो अलग हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट डेटा आया, उस डेटा में हमने डेटा एनालिटिक्स से अप्लाई किया, क्योंकि हमको कॉलेज की फोटोग्राफ चाहिए। और डेटा एनालिटिक्स में हमने डेटा एनालिटिक्स करने में हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड हमने कुछ स्टैंडर्ड बनाए कि जिन फोटोग्राफ में कॉलेज के लोग देखेंगे, फैकल्टीज देखेंगे, कॉलेज का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो फोटोग्राफ कॉलेज की फोटोग्राफ है। ये हमने हमारा स्मार्ट माइंड लगाया और हमने फोटोग्राफ को अलग कर लिया। तो बस सिंपल चीज़ है, डेटा एनालिटिक्स को समझने के लिए ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। यदि आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको डेटा एनालिटिक्स भी समझ आ जाएगा। डेटा माइनिंग समझ आया आप लोगों को? गरिमा, आ गया सर। यस सर, आ गया। मनीष गुप्ता, मनीष गुप्ता, आकाश सिंह, आकाश सिंह, यस सर, आ गया। नीरज गुर्जर, नीरज गुर्जर सुन रहे हैं मुझे? अनम्यूट करो अपने आप को। हर्ष मालवीय, हर्ष मालवीय, यस सर आ गया, यस सर आ गया। नंदिनी, यस सर, डन। आ गया। समझ आया? क्या समझ आया आपको? डेटा एनालिटिक्स बेसिकली है क्या? सर जो हमारा बहुत सारा डाटा होता है उसमें से यूजफुल डाटा को एक्सट्रैक्ट करना। हाँ, कह सकते हैं। जो यूजफुल डेटा हमारा है, उस डेटा को जो हम नाम देते हैं वो नाम है नॉलेज। क्या बोलते हैं उसको? नॉलेज। समझ आया? सो दिस इज ओवरऑल फंडामेंटल ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग। यदि आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गई तो आपकी जो आगे की जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। समझ आया? देखिए, हम लोग के पास बहुत कंफर्ट है, हम लोग घर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, हमको कहीं नहीं जाना, और चीज़ें यदि हमको घर से ही समझ आ जाएं और हम लोग पूरी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लासेस की तरह ही हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो बहुत पॉजिटिव है सब कुछ। हमको अब यहाँ पर जो क्लासेस में हम पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा हमको यहाँ पर ग्रोइंग मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर पीपीटी से पढ़ रहे हैं। वहाँ बोर्ड भी हम कभी कभी नहीं पढ़ना, हमको यहाँ पर पीपीटी से ही पढ़ना है, हर चीज़ हमको सामने दिखेगी। समझ आया? सो डेटा माइनिंग समझ आया? डेटा माइनिंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ फैचिंग एक्सट्रैक्ट नॉलेज। और डेटा एनालिटिक्स क्या है? डेटा एनालिटिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स विच वी हैव टू अप्लाई टू फैच एक्सट्रैक्टेड इन्फ्रेंस नॉलेज। समझ आया? तो डेटा माइनिंग नॉलेज देता है और डेटा एनालिटिक्स इन्फ्रेंस देता है। क्लियर? ऑफिशियली डेटा माइनिंग का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कहलाता है केडीटी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। यही तो हम डिस्कस कर रहे थे, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। बट हियर इज स्लाइट डिफरेंस। डेटाबेस का मतलब यहाँ पर रो और कॉलम नहीं है। समझ आया? डेटाबेस इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी काइंड ऑफ डेटा। ओके? और डेटा एनालिटिक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? द टर्म डेटा एनालिटिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग data sets to draw conclusions about the information they contain। जैसे कि जया ने बोला, data analytics techniques enable you to take raw data and uncover patterns to extract valuable insight from it। समझ आया? यहाँ पर एक टर्म आया है डेटा सेट, और अभी तक हम जो टर्म सुनते थे वो टर्म था डेटाबेस। समझ आया? सो डेटाबेस और डेटा सेट में डिफरेंस यही होता है कि डेटाबेस होता है रो और कॉलम के फॉर्म में, और डेटा सेट होता है आपका टेक्स्ट फॉर्म में। समझ आया? मैं आपको आपके ईमेल आईडीज पर चीज़ें सब शेयर करूंगा, तो कभी मैं आपको डेटा सेट भी शेयर करूंगा जिससे कि आप डेटा सेट को देख पाओ।
तो डेटा सेट का मतलब होता है टेक्स्ट कंटेंट, और उस टेक्स्ट कंटेंट को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है रो कॉलम में, जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। चीज़ें धीरे धीरे समझ आएंगी। प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तब हम उस पर डेटा माइनिंग या डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर पाते हैं। सो डेटा सेट का मतलब है रॉ डेटा या डेटा विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. We have to divide and pre-process that data before applying mining or data mining techniques. And the second term, which is we have to discuss raw conclusion, है ना? raw conclusion term यहाँ पर यूज हुआ. raw conclusion it means हम raw conclusion क्यों बोल रहे हैं इसको यहाँ पर? data sets to draw raw conclusions. मैं आपको पहली क्लास में सबको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम बात करेंगे डेटा माइनिंग से नॉलेज डेटा डिस्कवरी की बात करेंगे, जो नॉलेज हमारे पास आएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब हम एसक्यूएल क्वेरी अप्लाई करते हैं डेटाबेस पर, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो इन्फॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट. सो इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी एग्जैक्ट. रिमेंबर, इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी एग्जैक्ट. जैसे मैंने सर्च किया डेटाबेस से जयाराज, तो मुझे एसक्यूएल क्वेरी यदि जयाराज की मैंने सर्च की तो जयाराज ही मुझे, जयाराज का रिकॉर्ड ही मुझे मिलेगा. जयाराज का मैंने यदि रोल नंबर डाला तो मुझे एनरोलमेंट जयाराज के बेस पर जयाराज का रिकॉर्ड ही मिलेगा. इट मीन्स इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी एग्जैक्ट. पर जब हम डेटा माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम डेटा माइनिंग में यहाँ पर हम क्वेरी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, कुछ प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स हमारे हम लिखेंगे. तो जो नॉलेज फैच होके आएगा वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नॉलेज विल ऑलवेज बी अप्रॉक्सीमेट. रिमेंबर, knowledge will always be approximate, where information will always be exact. information exact होती है और knowledge approximate होती है. नोट कर लिया आप लोगों ने? याद हो गया आपको? information will always be exact and knowledge will always be approximate. इसका बहुत अच्छा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपसे बोला कि दिवाली का हम पटाखे खरीदते हैं, ओके, और मैंने आपको बोला कि काम करो यार, मेरे पास मैं कोई एक नया पटाखा लेके आया, नए टाइप का, एकदम इनोवेटिव टाइप का, आपको बड़ा मज़ा आया देख के. तो और मैं उसे इंदौर से लेके आया, मैं उसको इंदौर से लेके आया और मैंने भोपाल में लाके चलाया. मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि यार कहाँ से लेके आया, मुझे भी बताओ, मैं भी लेके आऊँगा इसको. तो मैंने कहा मैं तो इंदौर से लेके आया हूँ, इंदौर से तुम जा नहीं पाओगे, एक काम करो मैं पूछ के बताता हूँ. तो मैंने क्या किया, दोस्तों से पूछा यार मैं ये लेके आया था, कहाँ मिल पाएगा. तो दोस्तों ने भी अपने अपने व्यूज़ दे दिए, तो बताया कि यार ये सिटी में मिल सकता है, यार ये न्यू मार्केट में या वैरागढ़ में मिलेगा. 3 दोस्तों ने बोला कि यार वैरागढ़ में मिल जाएगा पॉसिबली. 10 दोस्तों से बात किया, 10 में से मेरे को 4-5 लोगों ने बोल दिया कि वैरागढ़ में मिल जाएगा. तो मेरा नॉलेज क्या हो गया? वैरागढ़. समझ आया? मैंने बहुत सारा डेटा को एनालाइज किया ना. तो मैंने उसको बोला पड़ोसी को कि यार एक काम करो, मैंने बात किया है लोगों से, वो बोल रहे हैं कि वैरागढ़ मिल सकता है. मैंने उसको नॉलेज प्रोवाइड कर दिया ना. अब वो भाई गया वैरागढ़ उस चीज़ को लेने के लिए, और वहाँ जाके पता चला वो उसको नहीं मिला. समझ आया? मैंने तो पॉसिबिलिटी बताई थी ना. समझ आया? सो नॉलेज काम करता है हाइपोथेसिस के ऊपर, और हाइपोथेसिस आप जानते हो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ रखी है हाइपोथेसिस क्या होती है. हाइपोथेसिस जितनी हाई होती है पॉसिबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं. तो मैंने उसको बोला कि यार 4 लोगों ने बोला शायद वहाँ मिल सकता है, वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी. वो गया और उसको वहाँ पर नहीं मिला, तो अप्रॉक्सीमेट हो गई ना. और ऐसे ही मैंने किसी और चीज़ के बारे में पता करके बताया, न्यू मार्केट में मिल जाएगा, वो अच्छे रेट वहाँ पर मिल जाएंगे, और वो न्यू मार्केट में गया, उसको मिल गया. समझ आया? तो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता. जैसे आप अंदाज़ा लगाते हो ना, आप अंदाज़ा लगाते हो, कोई चीज़ खो जाती है आपका सेलफोन खो जाता है, या आपका कोई की खो जाता है, या कोई सामान खो गया. आप बोलते हैं कहाँ यार ये अलमारी में होना चाहिए, मैंने ज़्यादातर मुझे वहीं मिलती है चीज़. तो आपने अंदाज़ा लगाया, नॉलेज अपने दिमाग का पूरा सारा डेटा एनालाइज करने के बाद आपने नॉलेज प्रोवाइड किया कि वो अलमारी में मिल सकती है. भाई गया आपका छोटा, उसने देखा वो अलमारी में मिल गई. समझ आया? और कई बार ऐसा होता है कि आपने बताया यार वहाँ मिल जाती है, वहाँ रखता हूँ इंजनल में और मैं रख के भूल गया हूँ, शायद देखो यहाँ नहीं मिलेगी, तो क्या ना भी मिले. समझ आया? तो ये अप्रॉक्सीमेशन है कि नहीं है? हमारे दिमाग के डेटा को हमने एनालाइज किया, माइन किया, नॉलेज फैच किया, और हमने नॉलेज को प्रोवाइड किया. पता चला हमको कि वो नॉलेज पॉसिबल भी होती है, सक्सेस भी होती है, और उसका फेलियर भी होता है. तो नॉलेज विल ऑलवेज बी अप्रॉक्सीमेट and information will always be exact. So this is our today's class.
मैंने भी बहुत ज़्यादा मेरा पीपीटी कवर करने का नहीं था कि मैं आज डेट आपको पीपीटी कवर करूँगा, मेरे पास बहुत सारे स्लाइड्स। पर चीज़ हमको पढ़ने में मज़ा आता है जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, जब हम वो चीज़ समझ में आने लगती है और जब हम उस चीज़ में रच बस जाते हैं, हमको चीज़ें हम फील करने लगते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी हम कोई बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स की, डेटा माइनिंग की, तो आप उस चीज़ को फील करो, माइंड में अपने आप को उस चीज़ को चलाओ। तो हमको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, और थ्योरेटिकल नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा छत पर घूम कर। समझ आया? तो हमने केवल आज 2 ही चीज़ डिस्कस की हैं। डेटा क्या होता है, डेटा माइनिंग बेसिकली क्या चीज़ है, डेटा माइनिंग की कितनी वैरायटी हैं, और फिर डेटा एनालिटिक्स क्यों, किस लिए और कैसे काम करता है, और उसके हमने कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स भी देखे। क्लियर? सो दिस इज अवर टुडेज लेक्चर। हम कल फिर मिलेंगे, जो भी हमारे टाइम टेबल में टाइम है, शेड्यूल टाइम पर। आप लोग बाकी लोग जो नहीं अवेलेबल हैं उनसे कहिए कि अवेलेबल हों, और अपने रजिस्ट्रेशंस जिन लोगों ने नहीं किए हैं उनको कहिए कि अपने रजिस्ट्रेशंस करा लें, क्लासेस रेगुलर ज्वाइन कर लें। अदरवाइज